जिस प्यार और विश्वास को हम ढूंढते हैं इस पूरे संसार में, उस प्यार और विश्वास को हम आसानी से पा सकते हैं हमारे ही घर व परिवार में। नमस्कार, मैं जरीना स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रोग्राम घर परिवार के आज के अंक में। और हमेशा की तरह हाजिर हैं हम एक नए विषय के साथ जो कहीं ना कहीं हम सब से जुड़ा हुआ होगा। और दर्शकों, आपको बता दें, आप अगर किसी भी तौर पर शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं तो आज का विषय खास तौर पर आप ही के लिए है। तो चलिए वक्त ना गवाते हुए जल्दी से देख लेते हैं हमारा आज का विषय। हमारा आज का विषय है शिक्षक का योगदान एक बेहतर कल की नींव। हम सब जानते हैं कि ये जो प्रकृति है उसने हम सबको सपने देखना सिखाया है, लेकिन सपनों को जीना कैसे है ये हमें सिखाता है एक सच्चा और अच्छा शिक्षक। आज है 5 अक्टूबर यानी विश्व शिक्षक दिवस। तो सबसे पहले जो हमारे जितने भी दर्शक हैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के, और ख़ासकर वो दर्शक जो शिक्षक हैं, उन सभी को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, कहा जाता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता तुल्य स्थान दिया जाता है हमारे गुरुओं को, शिक्षकों को, क्योंकि माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन इस जीने कैसे है हमें और इस जीवन को आकार देने का जो काम है वो हमारे शिक्षकों का, हमारे गुरुओं का हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे कल का भविष्य है उनके भविष्य को संवारने में शिक्षक का योगदान जो है वो हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण माना गया है, और हम इस चीज़ की आशा करते हैं कि वो हमेशा से ही एक अच्छा योगदान रहे। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से जो इस विषय पर बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं, हमें जानकारी देंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में आपका। बता दें, आप प्राचार्य हैं दयानंद पीजी कॉलेज बछरावा रायबरेली से। जी सर, आज विश्व शिक्षक दिवस है, तो सबसे पहले हम इसी दिन से शुरुआत करते हैं कि आज का दिन जो है वो किन मायनों में खास है, क्या महत्व रखता है विश्व शिक्षक दिवस हम सब के लिए? जी संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई 5 अक्टूबर 1966 को, जिसमें शिक्षकों की दशा एवं दिशा पर वैचारिक विमर्श हुआ, और इस विमर्श के साथ ही साथ शिक्षकों के जीवन के उत्थान के लिए सुझाव एवं प्रयास किए गए। जी। इसके साथ ही साथ यूनेस्को के इस संगठन के माध्यम से अंततः एक संधि पत्र जी पारित किया गया, जिसमें टीचिंग टू फ्रीडम को लेकर के विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट कराया गया। एक शिक्षक के जीवन के उत्थान के लिए, जी, उनके जीवन जीने की कला के लिए अंततः एक बेहतरीन तरीके से बिल्कुल ये पारित हुआ, जी, जिससे शिक्षकों के जीवन का उत्थान हो सका। सर, एक चीज़ आती है, जब हम बात करते हैं हमारे देश के बच्चों की, तो हम सब जानते हैं कि जो बच्चे हैं वो वही कल का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, और ऐसे में हर एक बच्चा किसी न किसी तौर पर शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। तो जो शिक्षक हैं वो बच्चों का भविष्य संवारने में किस तरह से योगदान देते हैं? ये सच है कि शिक्षक का जो व्यक्तित्व है अद्वितीय है, असाधारण है, कल्याणकारी है। वो ज्ञान और मुक्ति का भंडार है। जी। मानवीय दुर्बलताओं को नष्ट कर दिव्य गुणों से विभूषित करने वाला है। वो त्रैताप त्रिदोष आवागमन के बंधनों से भी निजात दिलाता है। तो एक बेहतर शिष्य के भविष्य के लिए शिक्षक की जो महती भूमिका है, जिस भूमिका में एक शिष्य को वो संवारता है, गढ़ता है, क्योंकि शिक्षक की जो भूमिका है
एक कल्प वृक्ष के समान है, एक शिल्पकार के समान है जी। कि जैसे कोई शिल्पकार अपनी कल्पना की मूर्ति में बहुत ही सुंदर प्रतिमा गढ़ करके तैयार करता है, वो शिल्पकार उस पर पत्थर पर छेनी और हथौड़ी से चोट मारता है। हर चोट, हर तरासन के साथ पत्थर उस पर चिंगारियां फेंकता है, लेकिन कभी भी शिल्पकार विचलित नहीं होता है। बहुत इसी खूब। तरीके से शिक्षक का भी एक विलक्षण व्यक्तित्व है। जी। किसी भी शिष्य के भविष्य को गढ़ने में एक शिक्षक की महती भूमिका होती है, एक नेक इंसान बनाने में, एक सद्वृत्तियों से अपने आप में परिपूर्ण कराने में। बिल्कुल, बहुत खूब बात कही सर ने। और ये बहुत सही है कि हम सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, हम अपने क्वालिटीज़ के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन उसका अनुभूति हमें एक शिक्षक ही कराता है कि हम किन चीज़ों में निपुण हैं, किन चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। और दर्शकों, ये जो हमारी आज की चर्चा है, जिस पर हम विश्व शिक्षक दिवस पर आज बातचीत कर रहे हैं, ये ऐसे ही जारी रखेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि माँ दुर्गा की उपासना का त्यौहार चल रहा है, यानी नवरात्रि चल रही है, और उसी का आज तीसरा दिन है, यानी आज है माँ चंद्र घंटा की उपासना का दिन। तो सबसे पहले दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के पूरे परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और पूरा परिवार यही चाहता है कि इस नवरात्रि आपकी जो भी मनोकामना है वो माँ दुर्गा ज़रूर पूरी करे। और इसी के साथ सर, हमारी ये जो आज की चर्चा है घर परिवार की, जिस पर हम बात कर रहे हैं, शिक्षक का योगदान एक बेहतर कल की नींव, इस पर आपसे बातचीत करते हैं। सर, एक चीज़ और होती है, हम हमेशा से इस चीज़ को समझते आए हैं, देखते आए हैं कि जो शिक्षक है उसका काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, कहीं ना कहीं एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास जो है वो एक शिक्षक करता है। तो ऐसा क्या कुछ क्वालिटीज शिक्षक में होनी चाहिए अपने बच्चों को लेकर के, कि जब वो उन्हें पढ़ा रहे हैं, जब वो उनसे अटैच्ड हैं, तो किन चीज़ों पर ध्यान दें ताकि जो बच्चे का भविष्य है वो ज़्यादा अच्छी तरह से संवर सके? जी, एक शिक्षक का दायित्व केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। शिष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे आज कबीर याद आ रहे हैं। कबीर कहते हैं कि सतगुर सवा न को सगा, सोधी सई न दात, हरिजू सवा न को हितु, हरिजन सई न जात। क्या बात है। तो सदगुरु का जो व्यक्तित्व है जी। वो अद्वितीय है, असाधारण है। शिष्य वास्तव में उसे एक बेहतरीन इंसान बनाने में सदगुरु की जो भूमिका है जी। एक गुरु की जो भूमिका है, जो शिक्षक की भूमिका है, वो अतुलनीय है। क्योंकि अंतःकरण की शुद्धता, जी। आत्मज्ञान और तत्व जिज्ञास के प्रति जो भाव सदगुरु उत्पन्न करता है, शिक्षक उत्पन्न करता है, ये अपने आप में अद्वितीय है, असाधारण है। कि शिष्य के अंतःकरण को निर्मल बनाता है। क्या त्याज्य है, क्या त्याज्य है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, ये ज्ञान सदगुरु के माध्यम से ही, शिक्षक के माध्यम से शिष्य को मिलता है। बिल्कुल सर, आप बहुत अरसे से इस प्रोफेशन से जुड़े हैं, प्रचार्य हैं आप, और आपके समय में सर अगर हम बात करें या अब से कुछ समय पहले की बात करें, तो देखा जाता है ना कि वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम जो भी शिक्षक हैं उनके व्यक्तित्व की अगर हम बात करें, तो पहले और अब में किस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं? ये सच है कि वक्त के साथ परिवर्तन होता है। पुरातन काल से लेकर के, प्राचीन काल से लेकर के अर्वाचीन काल का अगर हम सभी लोग ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें, तो एक समय ऐसा था कि शिक्षक को ईश्वर का दर्जा दिया गया था। जी। और शिक्षक के हर शब्द ब्रह्म वाक्य होते थे। शिष्य के मन में शिक्षक के प्रति जो समर्पण, जो श्रद्धा का भाव रहता था,
जी। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ, गुजरते गए, और आज के लम्हों में कहीं ना कहीं शिक्षक और शिष्य के बीच में जी। दूरियां आई हैं। उन दूरियों के मूल में जहाँ तक मेरा अनुभव है कि एक संयुक्त परिवार था, बहुत कुछ बच्चे सीखते थे अपने घर जी। से, परिवार से, बाबा से, दादी से, या पारिवारिक स्वस्थ परिवेश से। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से सर बहुत सारे जी, जी, शिक्षकों से हमारा मिलना हुआ जी, करता था, जी, ये कह सकते हैं। जी, जी। बिल्कुल। और धीरे धीरे अब केंद्रीय परिवार हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। कहीं ना कहीं बच्चे कट रहे हैं जी। और विलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। फिर भी एक विलक्षण व्यक्तित्व का जो शिक्षक है, जी। अंततः अपने शिष्य के चरित्र निर्माण को लेकर के, संस्कार को लेकर के, नैतिक मूल्यों को लेकर के निरंतर जागरूक रहता है। उसे एक बेहतर इंसान बनाने में महती भूमिका का निर्वहन करता है। बिल्कुल। तो एक कहते हैं ना लाइफ टाइम प्रोसेस है ये, कि एक व्यक्ति के या कहें एक बच्चे के पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि शायद परिवार में वो चीज़ें हमें ना मिल पाएँ, या परिवार के लोग उतने सक्षम नहीं हैं जो हमें सही रास्ता दिखा सके कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या कुछ अपने जीवन में करना है। लेकिन वो काम एक गुरु, एक शिक्षक हमेशा से ही हम सब के लिए करते आए हैं और कर रहे हैं। तो दर्शकों, हमारी ये जो आज की घर परिवार की चर्चा है, इसको अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा रोकेंगे, क्योंकि अब हम बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की ओर। हम सब जानते हैं हर एक व्यक्ति अपने आप में बेहद ख़ास होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस खास में अपने आप को कुछ एक अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं और वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हम हैं कुछ खास। वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण हमारे समाज की एक सबसे बड़ी चुनौती है, जहां हर पल आधुनिक होते हम सभी को इसे स्वच्छ रखने के लिए और संरक्षित करने की ओर सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। तरक्की और पर्यावरण संरक्षण के इसी संतुलन को स्थापित करने का अनूठा प्रयास है प्राची की संस्था परिवर्तन का, जिसका गठन समाज की दैनिक दिनचर्या में एक सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से किया गया। प्राची द्वारा संचालित इस संस्था द्वारा रोजमर्रा की जीवन शैली में हानिकारक प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने और सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह कपड़े और जूट से तैयार बैग्स के इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। महान कवि स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्तियाँ उन तमाम लोगों पे बिल्कुल खरी उतरती हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपना एक मुकाम हासिल किया है, जीवन की हर कठिनाई से जूझते हुए अपना एक लक्ष्य प्राप्त किया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है, सशक्तिकरण की ओर बढ़े हैं। और हमें कुछ खास में हम ऐसे ही शख्सियत को मिलवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए हैं, उनकी कहानी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। तो आज के दौर में हम देखते हैं कि महिला हो या पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। ऐसे में कामकाजी महिलाओं के साथ साथ घरेलू महिलाएं भी सशक्त बन रही हैं और अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। ऐसी खास शख्सियत से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं प्राची श्रीवास्तव जी, जिन्होंने जूट से बने उत्पाद का एक बिज़नेस शुरू किया है, जिसमें अपने साथ साथ अपनी जैसी तमाम महिलाओं को रोज़गार दे रही हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं। तो प्राची जी, आप हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चाहेंगे आपने जो ये एनजीओ शुरू किया है और उत्पाद जो शुरू करें जूट का, इसके बारे में हमें बताएं। इसकी शुरुआत एक विचार से आई थी कि समाज ने से तो हम अभी तक बहुत कुछ लेते हुए आ रहे हैं, मगर हमें समाज को वापस भी करना है। तो इस विचार के साथ हमने इस फाउंडेशन की शुरुआत करी है। मैम, आपने इस कार्य की शुरुआत कैसे की, आपका जर्नी कैसी रही? इसमें मैं बड़ी भाग्यशाली रही हूँ, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हर पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो मैं यहाँ ये कह सकती हूँ कि जो आज अभी तक मैं जो हूँ उसके पीछे मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हर कदम पे मेरा सपोर्ट किया। जूट का उत्पाद जो बहुत ही आजकल चल रहा है, चलन में भी है और डिमांड भी काफ़ी है, तो आप बताना चाहेंगे इसकी खासियत क्या क्या है, क्या क्या आप इसमें बनाते हैं, किस तरह के उत्पाद आप बना रहे हैं?
मैं जो है जूट को और कपड़े को मैंने इसलिए यूज़ करा क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी पे काम करना चाहते थे, हम पर्यावरण पे काम करना चाहते थे। तो इसलिए हमने जो है, क्योंकि कपड़ा है वो वॉशेबल होता है, तो उसमें हमने इस प्रोडक्ट को। तो आपके यहाँ जूट के कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं, वैरायटीज़ उनकी क्या क्या हैं और उन्हें बनाने में लगभग समय कितना लगता होगा? हमने जो है इसमें लैपटॉप बैग्स हैं, कपड़ों के स्लिंग बैग्स हैं, और जो है क्रॉस शोल्डर्स हैं, साड़ी कवर्स हैं, मतलब तमाम हमने इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं इसमें बनाए हुए हैं। तो मैम, जैसा कि आपने कहा जूट के साथ साथ आप कॉटन का भी यूज़ कर रही हैं, तो किस तरह से उसका रीयूज़ कर रही हैं? हमारे पास जैसे बहुत सारे दुपट्टेज आते हैं, अच्छी अच्छी साड़ीज़ आती हैं, तो हम उसको अंदर लाइनिंग में उसको हम यूज़ कर डालते हैं। अभी हम आपको भी दिखाएंगे कि हम लोगों ने पैचिंग करके ना टेबल कवर्स बनाते हैं, कुशन कवर्स बनाते हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग उसको रिसाइकिल कर ले जाते हैं। आज के समय में जूट की डिमांड बढ़ रही है और वर्तमान आने वाले समय में और बढ़ेगी, तो लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? अब हमारे पास जितनी भी महिलाएं हैं वो अपना जो है बच्चों को कर के अपना आती हैं, जो समय दे रही हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा इनकम आ रही है उनके पास। वो भी जो है अपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा उनको योगदान दे रही हैं। तो मैम, इसके लिए बाज़ार वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, माल तैयार हो गया, बाज़ार की ज़रूरत है, तो बाज़ार कहाँ से कैसे आप इसका अरेंज करते हैं कि कहाँ बिकेगा? अभी तो हम लोग स्टॉल्स के थ्रू और खुद ही मार्केटिंग, जैसे आजकल गिफ्टिंग का है, और जैसे मैं पर्यावरण पे हम काम कर रहे हैं, तो हम लोग प्रमोट ये करते हैं कि जैसे शादियां हैं तो आप जो है खुद कस्टमाइज़ करके जूट बैग, साड़ी बैग्स बनवाते हैं, उस पर हैंड पेंटिंग करा के और वो करके उनको जब आप दिखाते हैं तो ऑर्डर्स भी आते हैं। पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही ये संस्था न सिर्फ प्रकृति की रक्षा का काम कर रही है, बल्कि महिलाओं को रोजगार प्रदान कर उनके हुनर को निखार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में भी कामयाब हो रही है। आज अनेकों महिलाएं संस्था से जुड़कर अपनी कला के बल पर आजीविका का एक सफल साधन इस संस्था द्वारा प्राप्त कर पा रही हैं। फुलकारी, कढ़ाई और आकर्षक बुनाई से तैयार किए गए ये पुराने कपड़े और जूट से बने बैग दिखने में जितने सुंदर और किफायती लगते हैं, साथ ही रीयूजेबल भी होते हैं, यानी जिन्हें एक से ज्यादा बार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। महज 2 सहयोगियों के साथ से शुरू प्राची की ये संस्था आज अनेकों महिलाओं के रोजगार का सफल साधन बन गई है। और सर, इस सेगमेंट के बाद वापस हम अपनी चर्चा पर आते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे चीज़ें बताई कि एक शिक्षक का क्या काम है, एक गुरु का क्या काम है, एक व्यक्ति के, एक बच्चे के जीवन के निर्माण में। सर, एक चीज़ और है, जैसे कि हम हमेशा से देखते आए हैं कि एक बच्चा जो है वो अपने टीचर से बहुत कुछ सीखता है। इवन यहाँ तक भी होता है कि टीचर कैसे ड्रेसअप है वो भी बच्चे फॉलो करते हैं, टीचर क्या कर रहा है अगर उनको पता चल जाए तो वो उस चीज़ को बहुत फॉलो करना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा भी जो स्कूल जाता है, अगर टीचर ने कुछ कह दिया तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए सर आंखों पर वो बात हो जाती है। तो हमारा देश हमेशा से ही सर ये जो गुरु शिष्य की परंपरा है उसको फॉलो करता आया है और बहुत हद तक बच्चे भी इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो बहुत बार बदल भी जाती हैं। हमें ऐसे भी शिक्षक कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं जो उनको लगता है कि ये जो टीचिंग है उनके लिए सिर्फ एक पेशा है, या बच्चे भी ऐसे उनको लगता है टीचर सिर्फ पढ़ाने के लिए हमें आए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो गुरु शिष्य परंपरा है उसको आज के समय में थोड़ा सा और इन्हांस करने की ज़रूरत आ चुकी है? जी, जहाँ तक गुरु शिष्य की परंपरा का प्रश्न है जी, और वर्तमान स्थिति में एक शिक्षक अपने शिष्यों के प्रति असीम प्रेम रखता है। वो अपनी सहजता से, विनम्रता से, शालीनता से, प्रस्तुत करने की लहजा से, जी, अपने बहुआयामी व्यक्तित्व से शिष्य का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता है। शिष्य की जीवन की जो जटिलताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को भी बहुत ही प्यार से समझा करके जी, उसका जो अभीष्ट लक्ष्य है, जो प्रयोजन है,
उस तरफ अग्रसर करता है। तो शिक्षक की जो भूमिका है, मैंने कभी वसीम बरेली जी की पंक्ति पढ़ी थी कि मैं एक चिराग हूँ, जलना लिखा है मेरी किस्मत में, कभी किसी के लिए और कभी किसी के लिए। क्या बात है, बहुत खूब सर। या दूसरी लाइन है कि जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। क्या बात तो ये है, शिक्षक बहुत- का जो विलक्षण बिल्कुल। व्यक्तित्व है जी, कि कहीं भी है तो वो ज्ञान का प्रकाश आलोकित करके बिल्कुल। शिष्य के जीवन को मंगलमय बनाने का प्रयास करेगा। बिल्कुल सर, अब तक जितनी भी आपने बातें बताई उन सब से कहीं ना कहीं जो शिक्षण कार्य है या जो एक शिक्षक है वो कितनी तपस्या करता है अपने बच्चों के लिए, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जी, रही हैं। जी। सर एक चीज़ और आती है, लेकिन आज के समय में जब हम बात करते हैं तो बहुत बार देखा जाता है कि अगर हमें टीचर उस तरह के मिल रहे हैं, शिक्षक उस तरह के मिल रहे हैं जो अपना प्राण भी न्यौछावर कर देंगे बच्चों जी, के लिए, जी। लेकिन बच्चे जो हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो शायद उस क्वालिटी के नहीं है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के समय में बच्चों में अपने अंदर क्या कुछ क्वालिटीज़ को हमेशा डेवलप करके रखना चाहिए, ताकि अगर हम कहते हैं ना दोनों हाथों से लेन देन की बात जी, है, जी, जी। तो वो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सही सेट हों। तो बच्चों की क्वालिटीज़ की आप बात करें। वास्तव में जहाँ तक बच्चों की स्थिति का प्रश्न है, समसामयिक परिवेश में माता पिता की एक महती भूमिका है। प्रथम शिक्षक माता और पिता हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब कोई विद्यार्थी किसी शिक्षक के सानिध्य में आता है तो शिक्षक का जो उदात्त अंतस्य अंतःकरण हृदय है वो उससे शिष्य में अपने बेटे का स्वरूप देखता है और हर कोशिश करता है कि मेरा ये प्रिय शिष्य बिल्कुल मेरे समान बन सके, मुझसे बेहतर बन सके, जी, जो घर परिवार राष्ट्र का नाम रोशन कर सके, बिल्कुल। जिसके मन में एक राष्ट्रीयता का भाव हो, मातृभूमि से प्रेम हो, विश्व बंधुत्व की भावना हो, जी, त्याग समर्पण सेवा बलिदान की इच्छा हो। इस तरीके से उदात्त गुणों से एक शिक्षक शिष्य के मन में भरने का प्रयास करता है। बिल्कुल सर, एक चीज़ और आपसे अभी हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जैसे कि देखा गया है कि नई शिक्षा नीति के बाद बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, मतलब वो बदलाव बिल्कुल ही सकारात्मक हैं। तो जिस तरह से पहले हम देखते थे जब स्कूल्स हैं वो शायद दूर दराज के इलाकों की अगर बात करें तो पहचानना मुश्किल होता था कि हाँ यहाँ पर स्कूल भी, लेकिन अब वो चीज़ बहुत बदल चुकी है। आप अगर किसी गांव में भी एंटर करेंगे तो दूर से आपको दिख जाएगा एक सुंदर सा भवन जो है, जो बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियों से बना हुआ है, वो यहाँ का स्कूल है। तो सर जो बच्चों में या शिक्षण कार्य में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं पिछले कुछ सालों में नई शिक्षा नीति के बाद, उस बारे में हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। जहाँ तक नई शिक्षा नीति के माध्यम से या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से एनईपी के माध्यम से जो क्रांतिकारी शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन आया है, आज अगर हम देखते हैं तो प्रथम जो शिक्षा नीति है जी, ये 1968 में लागू हुआ था, द्वितीय 1986 में, और ये जो तृतीय अपने आप में एनईपी है, नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो 29 जुलाई 2020 को लागू जी। हुआ। तो इस शिक्षा नीति के माध्यम से जो कौशल विकास हुआ, एक स्टेज था जिसमें ये सुस्पष्ट किया गया था 5+3+3+4। जी, 5+ का अभिप्राय ये है कि जो फाउंडेशन स्टेज है, 3 वर्ष की जो अवस्था है, जी, उस अवस्था में जिसमें प्रथम और द्वितीय क्लास भी हम ले सकते हैं, तो उस अवस्था में बिना किसी पुस्तक के
किस तरीके से खेल कूद के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से जी अंततः एक रोचक तरीके से बिल्कुल। बच्चों में ज्ञान का विकास कराया जा रहा है। जी। धीरे धीरे ये स्टेज अपने आप में बढ़ते गए तो निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, बिल्कुल। एक जो वैज्ञानिक नज़रिया उत्पन्न हुई है, जो कौशल का विकास हुआ है, संपूर्ण दुनिया को मुट्ठी में बांधने का जो संकल्प है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बिल्कुल माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो स्वप्न है, जिस स्वप्न को लेकर के या नीति को लेकर के कि वैश्विक ज्ञान के स्तर पर भारत एक महाशक्ति बन सके, ये नई शिक्षा या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अपने आप में विशिष्ट प्रयोजन है। कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं शिक्षण कार्य को लेकर के, चाहे वो शिक्षकों के माध्यम से हो या बच्चों के सीखने के सेंस में हो, जो कहीं ना कहीं शिक्षा को एक अलग रूप दे रहे हैं, एक रोचक रूप दे रहे हैं। जहां बच्चों को पहले लगता था कि पढ़ना एक बोझ है, अब उसी तरह से इंटरटेनिंग स्टडीज़ का जो माध्यम है वो बन चुका है नई शिक्षा नीति। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसा कि आप जानते हैं दर्शकों कि जो नीतियाँ होती हैं या हम सरकारी योजनाओं की बात करें, वो कहीं ना कहीं हम सब के बदलाव के लिए होती है। एक सकारात्मक बदलाव समाज में, समाज के लोगों में इन वजहों से आता है। और इसी तरह है हमारा अगला सेगमेंट भी, जहाँ पर हम बात करते हैं उन सरकारी नीतियों की, योजनाओं की, जिनका लाभ उठाकर एक आम इंसान बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में करता है और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करता है। ऐसी एक महिला हैं वंदना सिंह जी, जिन्होंने सरकारी सुविधाओं का लाभ लेकर के अगरबत्ती बनाना, शायद बहुत कॉमन सी चीज़ है, लेकिन फूलों से अगरबत्ती बनाना जो है वो अपने आप में यूनिक चीज़ है। उन्होंने इस कमाल को कर दिखाया। तो आइए देखते हैं हमारा सेगमेंट संगठन में शक्ति। जहाँ फूल होते हैं वहाँ लोग खिलखिलाते रहते हैं, क्योंकि फूल प्रकृति की आत्मा है। घर की साज सज्जा हो या कोई पूजा अनुष्ठान, फूलों की अहमियत बेहद खास होती है। फूल शब्द सुनते ही हमारा रोम रोम मानो खुशबू सा महक सा जाता है। कितना अच्छा हो अगर फूलों का प्रयोग होने के बाद भी इनकी महकती खुशबू हम अपने आसपास महसूस कर पाते। तो जी हाँ, जवाब है हाँ, क्योंकि धूप बत्ती के माध्यम से आप इन फूलों की खुशबू को अपने आसपास महसूस कर सकते हैं और इससे न सिर्फ आप इनके करीब रहेंगे बल्कि प्रकृति के भी करीब होते जाएंगे। संगठन में शक्ति में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसी ही पर्सनैलिटी से जिन्होंने फूलों द्वारा निर्मित धूप बत्ती का प्रयोग कर न सिर्फ अपने जीवन को महकाया बल्कि अपने साथ साथ उन तमाम महिलाओं के जीवन को भी महका रही हैं जिन्हें रोजगार की ज़रूरत थी, उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं। हमारे साथ हैं वंदना सिंह। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो मैम, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, फूलों द्वारा निर्मित अगरबत्ती बना रही हैं, धूप बत्ती का काम कर रही हैं, इसके लिए आपने कहाँ से सोचा कि ये काम आपको करना चाहिए? शुरुआती दौर कैसा रहा और कहाँ से आपको इस कार्य को करने की प्रेरणा मिली? मैम, हम लोगों ने सीमैप से इस टेक्नोलॉजी को लिया है जी। वहाँ पर जो धूप बत्ती अगरबत्ती बनाई जा रही है उसमें कोई केमिकल नहीं है, फूलों से पाउडर तैयार करके उससे बनाया जा रहा है। धूप बत्ती अगरबत्ती बनाने का काम तो बक्सी तालाब में बहुत पहले से हो रहा था चंद्रिका देवी मंदिर पर, लेकिन उसको हम लोग यहाँ अपने क्षेत्र में कैसे करें या मंदिरों से जो फूल बेकार जा रहे हैं उसका उपयोग कैसे करें। तो हम लोग यहाँ पर साझी रेखा स्वयं सहायता समूह बनाए और 11/11/2022 को सीमैप से प्रशिक्षण मिला हम लोगों को कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलानी है, कितनी मात्रा में मिलानी है। तब से हम लोग मंदिरों से फूल उठाने का काम कर रहे हैं। लगभग 2 साल होने वाला है। इस समय यहाँ पर 10 महिलाएं काम कर रही हैं और समूह में 2 भैया हैं जो फूल उठाने का काम कर रहे हैं। ये लोग रोज़ रात में जाते हैं, फूल उठाने का काम हम लोग भी करते हैं जब ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ पर धूप बत्ती, अगरबत्ती, हवन कप और शामरानी कप, ये सारी चीज़ें बन रही हैं। तो इन सबको करने के लिए आपका जो कच्चा माल जो आता है वो कहाँ से आता है? कच्चा माल मंदिरों से ही हम लोग उठाते हैं। जो मंदिरों में फूल चढ़ते हैं जी। उसको हम लोग ले आते हैं। जी। जब हम लोग इस काम को शुरू किए तो सबसे बड़ा संकट आया कि जगह की कमी पड़ रही थी। इसके लिए जगह बहुत चाहिए। तो हमारे गाँव के प्रधान जी संदीप सिंह रिंकू भैया, जब उन तक ये बात पहुँची तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ये गाँव में ही काम चलेगा और इसके लिए हम जगह दे रहे हैं। तो उन्होंने कुछ जगह हमें अपने दरवाजे के पास दिया और कुछ पंचायत घर में दिया, जहाँ पर हम लोग इस काम को कर रहे हैं। और इस काम को करते हुए एक तो बहुत खुशी मिलती है कि कच्चे माल के लिए भी बहुत नहीं भटकना पड़ता, लखनऊ शहर से ही फूल मिल जाते हैं। दूसरे महिलाएं बहुत खुश होकर यहाँ काम करने आती हैं। जी।
तो इस काम को करने के लिए सरकार द्वारा भी आपको बहुत सी कोई सहायता मिली मशीनों के लिए जिसमें आप बनाते हैं हम उत्पाद? लोगों को जब ये काम शुरू करना हुआ तो मशीनों की ज़रूरत थी, तो PMEGP के तहत हमने लोन लिया खादी से, तो 10 लाख की हम लोगों ने मशीनें लगवाई। और उसके बाद जो रोज़ के खर्चे रहते हैं वो इसी धूप बत्ती अगरबत्ती से हम लोग निकालते हैं। और जैसे पेट्रोल का खर्चा हो गया या हमें और डिब्बे छपवाने हैं, कुछ ज़रूरतें हैं, उसकी पूर्ति हम लोग यहीं से कर रहे हैं। और जो 10 लाख रुपए लोन लिए थे वो भी हम लोग अदा कर रहे हैं बैंक का। जी, तो जैसा कि हमने सुना आप यहाँ पे अपने साथ अन्य कई महिलाओं को भी अपने रोज़गार दिलवाया है, उन्हें सक्षम आप बना रही हैं। कहीं ना कहीं ये जनहित के लिए भी बहुत अच्छा है, महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं। जानना चाहेंगे ये महिलाएं कहाँ से आती हैं और इन्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे काम हो रहा है, ऐसे कर सकते हैं? सारी महिलाएं उत्तर थाना ग्राम पंचायत की ही हैं जी, और सब महिलाएं यहीं से आती हैं। समूह में 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं जी, साझी रेखा स्वयं सहायता समूह में, और 10 महिलाओं के अलावा भी और समूह की महिलाएं इसमें काम कर रही हैं। साझी रेखा स्वयं सहायता समूह से इस समय लगभग 12 समूह जुड़ा हुआ है मैम। तो 120 की संख्या है हमारी, लेकिन उतने बड़े स्तर पर अभी हमारे पास काम नहीं पहुंच पाया है कि हम सभी महिलाओं को रोजगार दे सकें, पर 10 महिलाएं बराबर रोजगार में हैं यहाँ। तो अगरबत्ती बनाने का जो काम हो रहा है ये स्मॉल स्केल पर अगर शुरू करें तो कैसे शुरू किया जा सकता है? ये स्मॉल स्केल पर हम लोग जब शुरू किए थे तो मशीनों को हम लोग लगाए, पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा किए, उससे हम लोग बना रहे हैं। और मंदिरों से हम लोग फूल लाते हैं, जो अच्छे फूल हैं वो अगरबत्ती धूप बत्ती में चले जाते हैं। जो खराब फूल रहते हैं या गेंदा और गुलाब के अतिरिक्त जो फूल रहते हैं उससे हम लोग खाद बना रहे हैं। और इन फूलों से होली में हम लोग हर्बल गुलाल भी बनाते हैं मैम। तो मैम ये काम जब आपने शुरू किया तो अमूमन देखते हैं कि लोगों को सहायता नहीं मिल पाती, काफ़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तो आपको भी किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा तो कैसे किया? मैम हम लोगों ने जब इस काम को शुरू किया तो हम लोगों की टीम बड़ी मजबूत थी, बड़ी मजबूती से इस काम में उतरी। भले हम लोगों के पास पैसा नहीं था, मशीनें लगाने के लिए हम लोग PMEGP से लोन लिए। और उसके बाद जब इस काम को हम लोग शुरू किए तो मंदिरों से हम लोग फूल लाते हैं मैम, तो उससे इसमें कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाता है। जो अच्छे फूल हैं उससे हम लोग धूप बत्ती अगरबत्ती बना रहे हैं। धूप बत्ती अगरबत्ती पीसने के लिए हम लोग पाउडर तैयार करते हैं, तो उसको चालने के बाद जो उसका मोटा कण निकलता है उससे हम लोग हवन कप बना रहे हैं। और जो सबसे खराब वाला हिस्सा रहता है उससे हम लोग खाद बना रहे हैं। इन्हीं फूलों से हम लोग होली में हर्बल गुलाल भी बना रहे हैं। जी, तो मैम इन धूप बत्ती अगरबत्ती बनाने के अलावा और क्या क्या हर्बल आप काम कर रहे हैं? हवन कप भी बन रहा है और आगे हम लोग ये लेमन ग्रास वगैरह तैयार कर रहे हैं, इससे हम लोग मच्छरों वाली अगरबत्ती भी तैयार करेंगे। मैम जब आपने काम शुरू किया तो आपके परिवार का कितना सहयोग था आपके साथ और वर्तमान में कैसा सहयोग मिल रहा है? पूरा सहयोग है, घर का सहयोग, समाज का सहयोग और मंदिर का सहयोग, तीनों सहयोग है। इस काम को हम लोग जब शुरू किए तो सबसे बड़ा डर ये लगता था पता नहीं मंदिरों से फूल मिल पाएगा कि नहीं। हाँ। लेकिन हम लोग जब मंदिरों में गए अपनी बात बताए तो वहाँ के जो पुजारी जी लोग हैं वो पूरा सहयोग करते हैं। हम लोगों की बोरियां मंदिरों में रखी रहती हैं, जो फूल निकलते हैं वो सीधे वो लोग बोरी में डाल देते हैं, हम लोग शाम को बोरी में उठा के ले आते हैं। मैम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी कैसी थी यहाँ तक की, जो आपने अब तक का सफ़र किया है? हमने इसकी शुरुआत की तो मुझे बहुत जानकारी तो नहीं थी, जितना ट्रेनिंग लिया था उतनी जानकारी थी। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन आज तक में मैं कभी भी पीछे नहीं हटी हूँ। समूह की दीदियों ने भी पूरा सहयोग किया, जो जिम्मेदारी जिसको सौंपी गई उस काम को वो भलीभांति कर रही हैं। कभी कभी हम लोगों के पास आर्थिक कठिनाई बहुत ज़्यादा आ जाती थी, लेकिन जब से अगरबत्तियाँ बिकनी शुरू हुई हैं तब से वो दिक्कतें भी हमारी दूर हो गई हैं। जी, तो हमारी जागरूक महिलाओं को कोई संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं पूरे समाज को संदेश देना चाहूँगी। बाजार में जो भी अगरबत्तियाँ बिक रही हैं उसको तो लोग जला ही रहे हैं, उसके साथ ये केमिकल मुक्त अगरबत्तियों का भी वो लोग प्रयोग करें, जिससे कि महिलाओं की भी आमदनी बढ़े और देश को एक अच्छी और शुद्ध चीज़ मिल सके। जी मैम, आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, सबसे पहले तो आप धन्यवाद की पात्र हैं कि आपने अपने साथ साथ अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है और उन्हें बना रही हैं। तो ये थी वंदना सिंह, जिन्होंने फूलों से बनने वाली निर्मित धूप बत्ती का प्रयोग हमें बताया, किस तरह से हम इन धूप बत्ती का प्रयोग करके इनकी वास्तविकता को महसूस कर सकते हैं और इको फ्रेंडली भी बन सकते हैं। तो हमें बस चंद पंक्तियाँ यहाँ याद आ रही हैं कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। जी हाँ, फूलों की तरह यूं ही हंसते खिलखिलाते रहिए, भौरों की तरह गुनगुनाते रहिए, अपने जीवन को यही खुशनुमा बनाइए, फूलों की तरह महकते रहिए। और इसी के साथ हमारी ये जो घर परिवार की चर्चा है उस पर वापस आते हैं। आज हम घर परिवार में बातचीत कर रहे हैं शिक्षक का योगदान एक बेहतर कल की नींव, और सर हमारे साथ हैं और बहुत बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं इस विषय पर। सर आपसे आप जानना चाहेंगे कि आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं, स्टूडेंट्स के आस्पेक्ट से, टीचर के आस्पेक्ट से, क्या कुछ वो करते हैं, क्या कुछ बच्चों को करना चाहिए। लेकिन अब हम आपसे एक सर पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि इतने लंबे अरसे से आप बहुत सारे बच्चों के साथ जुड़े हैं, आपके सामने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी आए होंगे जिन्होंने दूसरे के लिए एग्जाम्पल सेट किए होंगे। तो हम चाहेंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का आप जिक्र ज़रूर करें
हैं जो अपने शिक्षकों के माध्यम से उनके कहेंगे एक कहते हैं ना टॉर्च बीरर बन जाना है जी, कि जी, हाँ जी। पथ प्रदर्शक बन जाते हैं वो टीचर और अपने बच्चों को इस तरह से सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं कि वो हमारे लिए मिसाल बनते हैं। तो आप कुछ जी। अगर ऐसे एग्जाम्पल कोट करना चाहें। वर्षों का जो शैक्षिक जगत में अनुभव रहा है, प्राइमरी से लेकर के उस शिक्षा की ओर अगर ध्यान आकृष्ट कराया जाए तो अभी हम उस शिक्षा को लेकर के ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। अर्थ किसी भी विद्यार्थी के विकास में बाधक नहीं है जी यदि उस विद्यार्थी के भीतर जुनून हो, जज्बा हो, हौसला जी। हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो और अच्छे शिक्षक का सानिध्य हो, सहचर्य हो, निर्देशन हो। इस तरीके का उदाहरण हम अपने कॉलेज से ही देना चाहते जी। हैं। लोग कहते हैं कि शादी के उपरांत, विवाह के उपरांत कहीं न कहीं शैक्षिक जगत में बाधाएं आती हैं। बिल्कुल, खासकर महिलाओं के लिए ये जी, चीज़ जी। कही जाती है। एक महिला, एक बेटी पारिवारिक दायित्वों का हर्षोल्लास के साथ निर्वहन करती ही जी कॉलेज आती है। हम्म, हम लोगों के सानिध्य में, सहचर्य में निरंतर हम प्रोत्साहित करते हैं। जी हर चुनौतियों से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, एक संदेश देते हैं, एक विश्वास दिलाते हैं। और ये सच है कि वो बेटी 2 बच्चों की माँ होने के साथ साथ घरेलू क्रियाकलापों को परिपूर्ण करके अंततः परास्नातक की डिग्री प्राप्त करती है, नेट की परीक्षा में उत्तीर्ण होती है, जेआरएफ जी। करती है और आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अलंकृत करती है। ये क्या हम बात सभी है। के लिए गौरव की बात है। मेरे कहने का आशय ये है जी कि एक शिक्षक किस तरीके से अपने शिष्य को अपने ज्ञान के माध्यम से, शालीनता के माध्यम से एक नई दिशा दे करके, एक पथ प्रदर्शक का निर्वहन करके स्वरूप बिल्कुल अंततः उसे अपनी ऊंचाइयों पर ले जाने में विशेष योगदान देता है। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब शिक्षक किसी मार्ग को प्रशस्त करते हैं, आपको दिखाते हैं कोई रास्ता, और ये बच्चों पर भी डिपेंड करता है कि उसको बिल्कुल आंख बंद करके अगर आप उस पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो भी बहुत अच्छा होगा और मंजिल तो बिल्कुल बहुत अच्छी होगी ही होगी। जिस तरह से सर ने एग्जाम्पल दिया। सर, आप कविताएं भी लिखते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी कुछ कविताओं का या कुछ अपनी लेखनी का जिक्र करें। तरुण के लिए ये कहना चाहता हूँ कि फूलों को पाने से पहले कांटों को भी वरना होगा। दुनिया से परिचय के पहले खुद से परिचय करना होगा। हिम्मत बांधो, संघर्ष करो, तरुणाई का है राज यही। मंजिल पाने से पहले गहरा सागर तरना होगा। क्या बात है, बहुत खूब। और ये सबके लिए है, जी, जी। चाहे वो बच्चे हों या कोई भी जी, व्यक्ति जी। जो इस वक्त टीवी देख रहा हो, कि जी। अगर हमें मंजिल पानी है जी। तो हमें उसके लिए बहुत कुछ करना होगा, बहुत संघर्ष करना होगा, और वही रास्ता है हमारी मंजिल जी, का। जी, जी। बिल्कुल। सर, एक और चीज़, जैसे कि हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है, तो ये जो डिजिटल वर्ल्ड है सर, या टेक्नोलॉजी जो है, उसने क्या जो शिक्षा और शिक्षक जो एक कहते हैं ना रुतबा जो उनका है, उसको कम किया है? फिलहाल ऐसा मेरा मानना है जी कि जो तकनीकी ज्ञान है, जो यांत्रिक ज्ञान है, कहीं न कहीं विद्यार्थी सीधे आज की डिजिटल दुनिया से केंद्रित हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि शिक्षक अपडेट हो और अपने ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी ज्ञान के द्वारा विद्यार्थी को उस दुनिया में ले जाने में जी। सक्षम हो, समर्थ हो। मेरा ये मानना है। जी और मुझे बहुत अच्छी एक पंक्तियाँ याद आ रही हैं, जी जिन पंक्तियों के साथ शायद समय सीमा भी समाप्त हो रही है।
कि उदय प्रताप सिंह जी की एक पंक्तियां हैं जी। कि वाटिका में भांति भांति के अनेकानेक पुष्प, फूल फूल रहे निज गर्भ और गुमान में, कोई कोई देवता के शीश पे विराजता, कोई सूख जाता खिल के बियाबान में। क्या बात है। 5 पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे, धूल बन जाना इससे विधि के विधान में, किंतु वंदनीय वही पुष्प जो कि छोड़ जाए, बीज वसुधा में वो सुगंध है आसमान। बहुत खूब, बहुत खूब सर, धन्यवाद। क्या बात है। और सर बातचीत अभी हम थोड़ी जी, और जी। आपसे करेंगे। फिलहाल दर्शकों, वक्त आ गया है कि घर परिवार का जो हमारा अगला सेगमेंट है उस ओर हम बढ़ चलें। हम अगला जो सेगमेंट है उसमें बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की, कुछ ऐसे टिप्स की जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो ऐसे में कुछ टिप्स हैं जो आपके लिए लेकर आए हैं कि सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप व्रत रखते हैं तो आप लगातार पानी पिएं। दूसरी चीज़ ये है कि बाहर की चीज़ों को खाने से बचें, और सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये भी आती है कि फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करें व्रत रखते समय। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो वो आप फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ज़रूर लें। और लास्ट चीज़ जो आपसे कहना चाहेंगे वो ये है कि 2 से 3 घंटे के अंतराल पर कुछ ना कुछ अवश्य खाएं। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि व्रत जो होते हैं वो अपने आप में एक साइंटिफिक तौर पर होते हैं। हमारे शरीर को एक कहते हैं ना सफाई करना, हमारे शरीर को हेल्दी रखने का काम करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम साथ साथ फॉलो करते चले। तो ये थे हमारे आज के टिप्स। और इसी के साथ सर आपके पास वापस हम आएंगे जी। और आपसे अब जानना चाहेंगे कि सर, जैसे कि हम लोगों ने बात की गुरु शिष्य परंपरा की, बहुत सारी चीज़ें आपने हमें बता भी जी, दी। जी। एक चीज़ और आती है जब हम बात करते हैं उस चीज़ों को मेंटेन करने की। जैसे हमारे टीचर हैं हमारे सामने, बच्चे हैं घर में, लेकिन इन चीज़ों को मेंटेन करने में जो हमारे अभिभावक हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल आता है। जी। अगर हमारे माँ बाप हमें उस गुरु की महत्व के बारे में नहीं बताएंगे कि क्या दर्जा है हमारी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को समझने में पीछे रह जाएंगे। जी। तो आपको क्या लगता है जो माँ बाप हैं उनका क्या रोल है गुरु शिष्य परंपरा को और ज़्यादा मजबूत करने में और आगे बढ़ाने में? ये सच है कि माता और पिता का जो विशिष्ट योगदान है गुरु और शिष्य की परंपरा को एक असाधारण स्वरूप देने में, जी इसे नकारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि प्रथम शिक्षक माता और पिता है। जी तो एक बेहतरीन परिवेश, संस्कार, पारिवारिक स्वस्थ माहौल, जी और जिसके द्वारा धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, किसी शिक्षक के सानिध्य में पहुंचता है, तो निश्चित रूप से एक सद्गुरु से एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करता है। बिल्कुल सर। और ये सच है कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में एक प्रगतिशील कवि हैं, वो कहते हैं जी कि मैं उसे खोजता हूँ जो आदमी है, अब भी आदमी है, तबाही के बाद भी आदमी है, जो चरित्र के बल पर खड़ा है वो देवदार सा पड़ा है। क्या बात है, बहुत खूब तो सर। ये सद्गुरु का दायित्व है जी कि किस तरीके से अपने शिष्य का चरित्र निर्माण करता है, अपनी प्रतिभा के माध्यम से, ज्ञान विज्ञान के माध्यम से, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, स्किल के माध्यम से इस तरीके से उसके व्यक्तित्व को गढ़ता है कि वो शिष्य सारे जहां में अपना नाम रोशन करता है। और वो शायद एक बहुत ही गौरवपूर्ण पल होता है हर उस व्यक्ति का, हर उस शिक्षक जी। का जो उस बच्चे से जुड़ा हुआ जी, है। जी, सर जी। वक्त हमारे पास कम है और यहाँ पर हम चाहेंगे कि आज के दिन पे कोई संदेश आप हमारे दर्शकों को अगर देना चाहें। मेरा यही संदेश है कि शिक्षक का जो विलक्षण व्यक्तित्व है, जो अद्वितीय व्यक्तित्व है, शिक्षक की जो गरिमा है, उस गरिमा की तरफ भी हम सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट हो। एक ऐसे समाज की संरचना हो जहाँ कोई टूटन न हो,
बिखराव न हो, अलगाव न हो, उन्माद न हो, आतंक न हो, जहाँ केवल ढाई आखर हो, प्रेम हो, और प्रेम के सूत्र में बंध करके हम भेद से अभेद की ओर, अनेकता के से एकता की ओर अग्रसर हों। बहुत खूब सर। और दर्शकों आपको बता दें, डॉक्टर सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी थे हमारे साथ। आप प्राचार्य हैं दयानंद पीजी कॉलेज बछरावर रायबरेली से, और आज के विषय पर सर आपने इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, चलते चलते आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम सब जानते हैं कि टीचर या शिक्षक या गुरु उस बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह होता है जिसका स्वरूप हम नहीं देख पाते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो मंच में और उस नाटक में एक जान डालता है। सेम एज अगर हम बात करें बच्चों की, तो कहा जाता है कि एक किताब, एक बच्चा और इन सब के ऊपर एक टीचर पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। और यही जो रुतबा है, यही जो ओहदा है, वो है हमारे गुरुओं का, हमारे शिक्षकों का, जिसको आज की जनरेशन हो चाहे आने वाली जनरेशन हो, हर किसी को समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। उनका जो रोल है हमारे जीवन में शायद वो एकदम परमानेंट सा है, और इसको भुलाना या इसको फेड करना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। तो चलिए इसी बात के साथ अब आपसे लेते हैं इजाज़त, इस उम्मीद के साथ फिर किसी दिन किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।